हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा लेक्चर, और आज हमें पढ़ना है सबसे पहले सरफेस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, ये सब, और राइबोसोम वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है फिम्ब्रियाई, पिलाई और पिलाई और फ्लैजिला। बेसिकली बेटा फ्लैजिला क्या होता है, सबसे पहले जो फ्लैजिला को शुरू करेंगे। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो कि किस काम आता है? सेल के मूवमेंट के काम आता है। प्रोकैरियोट्स में दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, एक जो कि मोटाइल होंगे और दूसरे जो कि नॉन मोटाइल होंगे। जो भी सेल्स मोटाइल होंगे उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, और जो नॉन मोटाइल होंगे उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो सबसे पहले, और प्रोकैरियोट्स अब यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं, फ्लैजिला यूकैरियोट्स में भी मिलता है। और जो यूकैरियोट्स का फ्लैजिला और प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिले में कॉम्पोजिशन और उनके अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, जबकि जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो आओ इस चीज़ को देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक, और इसमें पढ़ रहे हैं फ्लैजिला। अब देखियो, बैक्टीरिया में दो टाइप के होते हैं, एक मोटाइल और दूसरे नॉन मोटाइल। ठीक, अगर फ्लैजिला है तो सेल मोटाइल है, प्रेजेंट है तो सेल मोटाइल है। देख इधर, सेल वॉल, फ्लैजिला। इसमें देखो, फ्लैजिला में तीन पार्ट होता है। पहला बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। सबसे पहले बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। घोड़े की पूंछ जैसा लग रहा है, सही से बना लेते हैं बेटा। ठीक है, कुछ ऐसा। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला में तीन पार्ट होता है। देख, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, हुक और फिलामेंट। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला बना किस चीज़ का होता है बता? बना होता है सर ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक, इसको समझ ले। अब अगला जो पार्ट है फ्लैजिला। अब कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, वो कैसे देखते हैं कि मान ले ये बैक्टीरिया है, उसके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं है, तो फ्लैजिला एब्सेंट है, इसका मतलब ए। फ्लैजिला को बोलते हैं ट्राइकस, तो क्या बन जाएगा? ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ऐसे। ठीक है, बताता हूँ, इसको लिख ले पहले, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको लिख ले। लिख लिया बेटा? डिलीट करें? चलो ठीक।
तो अब देखते हैं फ्लैजिला के टाइप्स, मतलब बैक्टीरिया के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये देख, यहाँ पे क्या है, एक भी फ्लैजिला नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस वाले बैक्टीरिया में एक एक फ्लैजिला है। इस बैक्टीरिया में दोनों साइड फ्लैजिला हमने बना दिया, ठीक है। इसमें 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 हमने एक साइड पे कई सारे बना दिए फ्लैजिला। देखियो एक एक करके बताएंगे। इस पे पूरी बॉडी में बैक्टीरिया, पूरी बॉडी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में फ्लैजिला ही फ्लैजिला फ्लैजिला ही। और इसमें दोनों साइड पूरा फ्लैजिले का बंच, दोनों साइड पे। अब देख इधर, फ्लैजिला का जो मतलब होता है, फ्लैजिला का जो मतलब होता है, या कह सकते हो हम फ्लैजिला को जो बोल सकते हैं, फ्लैजिला को जो हम बोल सकते हैं वो कह सकते हैं ट्राइकस। ट्राइकस, ठीक है। ये अब एक भी फ्लैजिला नहीं है तो उसको बोलेंगे, फ्लैजिला एब्सेंट है तो बोलेंगे ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। यहाँ पे एक है तो बोलेंगे मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनोट्राइकस, ट्राइकस, ठीक है। यहाँ पे क्या दोनों साइड हैं, एक एक फ्लैजिला, तो एम्फीट्राइकस, इसका नाम होगा एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक। यहाँ पे एक साइड पे गुच्छा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये साइड है हेड, हेड, हेड को बोलेंगे सिफेलो, हेड को बोलते हैं सिफेलो, तो ये हो जाएगा सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। सिफेलो का मतलब हेड। ये इस वाले बैक्टीरिया के पूरे बॉडी में हर जगह पे फ्लैजिला है तो उसको बोलेंगे पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस। और यहाँ पे दोनों साइड बंडल ऑफ फ्लैजिला है तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक। अगला जो पार्ट है, अगला जो है नेक्स्ट है पिलाई का, पिलाई और फिम्ब्रिया। इसको एक साथ समझते हैं, छोटा ये कुछ खास बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखियो, यहाँ नीचे देख लियो, इसको अलग नोट करियो। ये है फ्लैजिला की बात। अब जो है वो है पिलाई, या दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, ठीक है। पिलाई क्या होता है, पिलाई जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये सेल में मोटिलिटी के काम नहीं आता। तो यहाँ लिख सकते हैं पिलाई नो रोल इन मोटिलिटी, नो रोल इन मोटिलिटी, इन मोटिलिटी। जबकि जो फिम्ब्रियाई होता है वो उसका मोटिलिटी में रोल होता है, रोल इन मोटिलिटी, ठीक है। अब मोटिलिटी में कोई रोल नहीं तो सर इसका रोल क्या है, फिर बता देता हूं। इसका जो रोल है वो एक स्पेशल रोल, एक जो स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स कहते हैं। फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स का मतलब तुम्हें बेसिकली पता होगा कि प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो प्लाज्मिड जिसमें पाया जाएगा, जिसमें एफ प्लाज्मिड, स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड मीन्स फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स होंगे, उनमें एक पिलाई प्रेजेंट होगी, उन बैक्टीरियाज में पिलाई प्रेजेंट होगी और उस पिलाई को बोलते हैं सेक्स पिलाई। फर्दर जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स एब्सेंट होते हैं उनको एफ माइनस कहते हैं, और जिनमें होते हैं उनको एफ प्लस बोलते हैं। तो ये एफ प्लस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक ट्यूब बनाते हैं, जो पिलाई होता है ना, जब दो ऐसे मान लो दो बैक्टीरिया है, इसके पास पिलाई है, इसके पास पिलाई नहीं है, ठीक है, ये बैक्टीरिया पास में आते हैं, तो जो पिलाई वाला बैक्टीरिया, ये पिलाई जो है वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब का मतलब एक रास्ता, उस रास्ते के थ्रू, उस ट्यूब के थ्रू वो जो एफ प्लाज्मिड्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं उन बैक्टीरिया में जिनमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, ठीक है। तो ये स्पेशल रोल है और इसको बोलते हैं क्या, एक टाइप का रिप्रोडक्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि मतलब एक टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसको भी हम एक टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ले लेते हैं,
क्या कहेंगे, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अब सर तो फिम्रियाई क्या होगी? फिम्रियाई जो है उसका जो नेक्स्ट सेकेंड रोल है वो है कि फिम्रियाई स्मॉल इन नंबर, मतलब मोर इन नंबर होती है, वैसे स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज और मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। ठीक है। जबकि पिलाई लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। और पिलाई कैसी होती है? पिलाई होती है इसको ट्यूबुलर। वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये होती है लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, या कह सको ट्यूबुलर, ट्यूबुलर। ठीक है, ट्यूबुलर। फिम्ब्रियाई होती है ब्रिसल शेप, ब्रिसल, ब्रिसल शेप, ब्रिसल शेप। ठीक है, इतना लिखो। या एक चीज़, एक सेकंड रुक जाओ, इसको भी बना लो। पिलाई और फिम्ब्रियाई होती कैसी है, यहाँ बताया। फिर कुछ फंक्शन जो है इसको रब करने के बाद बताएंगे, मतलब इसको लिख लो पहले। ये देखो, कुछ ऐसी होती है पिलाई और ऐसी होती है फिम्ब्रियाई। ये क्या है सर? ये पिलाई है। इसको क्या लिखेगा? इसको लिखेगा ये फिम्ब्रियाई है। फिम्ब्रियाई है। ठीक है, इसको लिख। और बताते हैं कुछ। लिख ले, से लिख लिया? डिलीट करें? चलो, हाँ ये देख, देख हमने बात करी फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई। ठीक है, ये होता है फिलामेंटस, फिलामेंटस, फिलामेंटस। ये होता है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर। और ये होता है ब्रिसल, ब्रिसल। हाँ ठीक, ब्रिसल। ठीक है। और फिम्ब्रियाई सेल के साथ साथ उसके जो मीडियम में है उस, या फूड वगैरह, उसको भी वो करने के काम आता है, मूव करने के काम आता है। और जो देखते हो तुम कुछ प्रोकैरियोट्स को, जैसे कि है ना, उनका रॉक पे अटैचमेंट होता है, सबस्ट्रेटम, मतलब ऐसे रॉक है, मान ले सबस्ट्रेटम, ऐसे रॉक है, इस पे फिम्ब्रियाई के थ्रू वो रॉक पे अटैच हो जाते हैं। और क्या होता है, उस रॉक को जो एक देखते हो सैंड फॉर्मेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। ठीक है, तो वो फिम्ब्रियाई उसमें भी काम आता है, मीडियम को भी फ्लो करने में काम आता है। लेकिन जो मेन पॉइंट की बात है, जो एग्जाम में पूछ लेगा, वो मेन है ये कि फिलामेंटस होते हैं, फ्लैजिला, पिलाई ट्यूबुलर होते हैं, और फिम्ब्रियाई ब्रिसल शेप होते हैं। ठीक है, इसको लिख ले। आगे स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोइड से। लिख लिया? हटाए? चलो, नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड।
अब जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। ये है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी बना दे इसका। ठीक, और ये है इसका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इसकी क्या खास बात क्या खास बात है कि कंसिडर्ड इसको हम लोग करते हैं एज अ क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, कंसिडर्ड एज सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक, अब ये देख, कंसिडर्ड क्रोमोसोम होता नहीं है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो अब तक जो भी मैंने आप तुमको पिछले चैप्टर में भी बताया था, इस चैप्टर में बताता हूँ कि न्यूक्लियोइड क्या है। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। ठीक, दूसरा पॉइंट इसका जो है सर्कुलर होता है, यानी कि ऐसे देख, मान ले ऐसा है, इसके इस पॉइंट को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसके एक पॉइंट को यहाँ टच कर दिया, तो ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया डीएनए। ठीक, देखिए अब बना किस चीज़ का होता है, तो इसके फोल्ड जब होता है, जब क्या करते हैं, जब इसको फोल्ड करते हैं डीएनए को, देख सेल तो बहुत बड़ा है ना, उसमें डीएनए को एज इट इज तो रख नहीं सकते, तो फोल्ड करना पड़ेगा, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। तो इसको कैसे फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करने के लिए हम कुछ बेसिक प्रोटीन्स का इस्तेमाल करेंगे, वो होंगी पॉलीअमीन्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में दूसरी होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, इसमें पॉलीअमीन्स होती है। तो डीएनए इन बैक्टीरिया इज पैकेज्ड इन लेस स्पेस ड्यू टू some basic protein. DNA in bacteria is packaged in किसमें, कम स्पेस पे, किसकी वजह से, कुछ बेसिक प्रोटीन की वजह से, कुछ टाइप की बेसिक प्रोटीन। और उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे पॉलीअमीन्स। ठीक, न्यूक्लियस को एज अ सिंगल क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियोइड को, न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोइड को। ठीक है, इतना पॉइंट है न्यूक्लियोइड में। अब क्या होता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब यार नेक्स्ट वो कह लो, वो है प्लाज्मिड्स। मान ले ये तेरा मेन वो है न्यूक्लियोइड, मान क्या ले, है ही। अब इस सेल के पास कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम कह रहे हैं, स्पेशल टाइप के जेनेटिक मटेरियल है, जो कि कुछ स्पेशल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल के। देख, जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल चाहिए वो तो है इसके पास, जिसको हम न्यूक्लियोइड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा है, जो स्पेशल टाइप का फीचर ला रहा है, ऐसा भी एक जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास जो कि अलग से है, वो है प्लाज्मिड्स। उसको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। तो ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। स्पेशल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की।
कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स में नहीं होता ये, ठीक। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? स्पेशल फीचर के लिए सेल में। क्या सर सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है? नहीं, प्रेजेंट इन कुछ ही बैक्टीरिया, केवल कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। और सब में, ऑल बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ ही बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको लिख ले, लिख लिया? चलो डिलीट करते, ठीक है। डिलीट क्या करते हैं, एक पॉइंट और लिख लो। ये क्या है? डबल, ये भी डबल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, मतलब कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। और दूसरा क्या है? जिनमें होगा उनमें मल्टीपल होगा, मल्टीपल भी हो सकता है इन नंबर। और यहाँ लिख दो ये सिंगल है। और एक पॉइंट जो प्लाज्मिड में है वो है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए, या स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए। रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक, यही है पॉइंट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। ये जो स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर की बात करी है हमने, इसको तू देख ऐसे समझ कि मान ले कोई बैक्टीरिया है, उसके पास जनरल जो है एक डीएनए है, और उसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। एक टाइप का प्लाज्मिड नहीं है जो कि उससे बचाता है, रेजिस्टेंस से बचाता है, किसी एंटीबायोटिक से बचाता है। वहीं दूसरा बैक्टीरिया, उसके पास ऐसा प्लाज्मिड है जो उसको एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंट बनाता है। तो जब एंटीबायोटिक प्लेट में, पेट्री डिश में हम उस दोनों बैक्टीरिया को रखेंगे, तो जिसके पास ये रेजिस्टेंस वाले प्लाज्मिड होंगे वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो मर जाएंगे। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है। और एक्चुअल में ये प्लाज्मिड्स होते हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मिड जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लाज्मिड जो है वो उसमें होते हैं रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड में फर्स्ट टाइप आर प्लाज्मिड, है ना, बोलते हैं इनको रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाने के लिए अगेंस्ट एंटीबायोटिक, मेक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ठीक। दूसरे पे आते हैं एफ प्लाज्मिड, जिसकी अभी बात कर रहा था मैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसको बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक। जिन बैक्टीरिया के पास होगा, देखते एक सेकंड, ये देख, ये बैक्टीरिया है, न्यूक्लियोइड है इसके पास, और ये एफ प्लाज्मिड है। अब अगर इसके पास एफ प्लाज्मिड है तो इसके पास पिलाई होगी, इसको बोलेंगे एफ प्लस प्लाज्मिड, एफ प्लस बैक्टीरिया, ठीक। इसको बोलेंगे एफ प्लस बैक्टीरिया। अब ये दूसरा बैक्टीरिया है इसके पास नहीं है ये, अरे सर क्या कर रहे हो, बना रही हो, रुक जा, ठीक। ये इसके पास
प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो उसके पास पिलाई भी नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे F माइनस। ये क्या करेगा, ये पिलाई जो है ये एक ट्यूब बना लेगी इस बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, ये देख, यहां से क्या करेगी, पिलाई ये ऐसे एक ट्यूब बनाएगी और इस ट्यूब के थ्रू ये F प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ये F प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस ट्यूब को बोलेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ सीन होता है F प्लाज्मिड के पास। और जो एक होता है वो होता है तीसरा है, वो है TI प्लाज्मिड। इसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होते हैं, इनका इस्तेमाल जो है हम लोग बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रूट के अंदर सेल्स के रूट के सेल्स में डाल देते हैं, तो यहाँ सेल की ग्रोथ फास्ट करा देते हैं, सेल की ग्रोथ फास्ट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम, या केवल एग्रोबैक्टीरियम लिख लो, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, जेनेटिक या नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कह सकते हैं। जेनेटिक, ये क्या है, ट्यूमर। ठीक है, ये रूट यहाँ लिख ले, रूट लिख ले इसे फटाफट से, फिर अगला शुरू करते, राइबोसोम पढ़ाते। लिख ले, लिख लिया, हटा देते हैं। ठीक है, अगला है राइबोसोम। सबसे पहला पॉइंट और सबसे बेसिक पॉइंट क्या है बता, विदाउट सेल मेम्ब्रेन, विदाउट सेल मेम्ब्रेन पहला। ठीक है, स्ट्रक्चर विदाउट सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, राइबोसोम जो है वो कौन से टाइप के होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप के मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोकैरियोटिक सेल कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप के। और यहाँ पे S जो होता है वो होती है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होती है सर, सेडिमेंटेशन यूनिट भी इसको बोल सकता है, क्योंकि होता क्या है, प्रोटीन, राइबोसोम बना होता है प्रोटीन और RNA के मिलने से। ठीक है, प्रोटीन और RNA जस्ट ऐसे आके लग भर जाती हैं, ये प्रोटीन है ये, और ऐसे ये RNA, ये दोनों ऐसे ही साथ में जब आते हैं
और जब ये उसके ऊपर लगते हैं, आरएनए के ऊपर लगते हैं, एमआरएनए के ऊपर, जब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये जब दो आपस में यूनिट लगती हैं, ऐसे मान लो ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, ये दोनों आपस में लग रही, तो ये कितना सेडिमेंटेशन हो रहा है, कितना बैठ रहे हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है 70s या 40s 80s, ठीक है, ये डिसाइड होता है सेडिमेंटेशन यूनिट, इसीलिए। और ये जो यूनिट है इसको स्वेडबर्ग ने दी थी, तो इसे स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स के जो है साइटोप्लाज्म में है 80s। माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में कौन से टाइप के पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में B70S के पाए जाते हैं, ठीक है। दो दो यूनिट्स होती हैं इनमें, दो यूनिट्स होती हैं सर, कौन कौन सी? एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, ठीक। अब देखियो, जो राइबोसोम है वो बनता कैसे है? तीन चीज़ों से, तो प्रोटीन और आरआरएनए, प्रोटीन और आरआरएनए के मिलने से बनता है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर क्या होता है? यार तुमसे कोई पूछे राइबोसोम के अंदर क्या होता है, तो ये कह सकते हो कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और आरआरएनए होते हैं। क्या है? प्रोटीन, ठीक है। इस तरह से बना ये जो है राइबोसोम। मान ले कोई, ये एक राइबोसोम की, राइबोसोम पूरा नहीं, राइबोसोम की यूनिट, राइबोसोम की यूनिट, ये एक राइबोसोम की यूनिट है, ठीक है, मान ले बड़ी यूनिट है। ऐसे ही एक ये राइबोसोम की यूनिट है, एक दूसरी यूनिट बना देते हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन, ये आरआरएनए। सर आपकी इंक की रिफिल हो रही है, ख़त्म, मतलब इंक, इसमें इंक डालो, अभी डाल देता हूँ बेटा। ये भी है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक। एक यूनिट जो है, जो लार्ज सब यूनिट होगी, वो होगी 50S, और स्मॉल सब यूनिट होगी, स्मॉल सब यूनिट होगी 30S, ठीक। अब मेरी बात सुन, राइबोसोम की यूनिट जनरली आपस में पास नहीं आती। ये कब पास आती हैं? जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जब बैक्टीरिया प्रोटीन बना रहा होता है। कैसे? कैसे? डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, और आरएनए बनती है प्रोटीन में। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। जब एमआरएनए बनता है उसी टाइम पे ये राइबोसोम की यूनिट एक ऊपर से आती है, एक नीचे से आती है, एमआरएनए पे लगती है, और उससे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। यानी कि राइबोसोम का एक क्या होगा? हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। और दूसरा क्या? एमआरएनए पे लगती है, एमआरएनए पे लगती है। क्यों, वो अभी बताते हैं कैसे लगती है, क्या लगती है, वो सब अभी डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे ये कंबाइन करती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कंबाइन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और किस आयन के प्रेजेंस में? तो Mg2+ आयन के प्रेजेंस में क्या कह सकते हैं? कंबाइन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कंबाइन करती हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और किसकी प्रेजेंस में? तो सर Mg2+ आयन रिक्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये दो सब यूनिट जो है वो बन जाएंगी, ये देख ऐसे, ऐसा, ऐसे। कौन से टाइप की? 70S, ठीक। अब देखियो कैसे फंक्शनिंग होती है। ये है हमारा न्यूक्लियोइड या कह लो डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड रुक जा।
डीएनए से बन गया mRNA। ठीक, देख mRNA। अब इस mRNA के ऊपर कई सारी राइबोसोम की यूनिट्स आके लग जाएंगी, कई सारे राइबोसोम आके लग जाएगी। देख देख ये देख, और यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक सिंगल आरएनए पे कई सारी प्रोटीन आके लगी, कई सारी कई सारी एमआरएनए आके लगे, कई सारे एमआरएनए आके लगे, और उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। उनको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम ऑन सिंगल एमआरएनए क्या है? मेनी राइबोसोम, मेनी राइबोसोम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? इसे कहेंगे पॉलीसोम, पॉलीसोम। सर ऐसा हुआ क्यों? तो बेटा ध्यान से सुनियो, जो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। फॉर्मेशन के तुरंत बाद ये डिसइंटीग्रेट करने लगता है, ये मिटने लगता है, ये हटने लगता है, टूटने लगता है। इसीलिए नेचर ने कहा कि कई सारे इसके ऊपर राइबोसोम बना के लगा के जल्दी से जल्दी प्रोटीन बना लेते हैं जो भी ज़रूरत की है। इसी कारण ये है कि हमें यहाँ पॉलीसोम देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसे लिख ले। और अब स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो है इंक्लूजन बॉडी, और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाएगा। लिख ले इसे फटाफट से। लिख लिया? उठाएं से। अब स्टार्ट करते हैं इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती ही नहीं। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो होगी नहीं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ अंदर आती है या बाहर जाती है, कुछ भी खाने की चीज़ या कुछ भी स्टोरेज चीज़ अंदर आती है, तो वो वैसे वेसाइकल बना के ऐसे प्रोटीन के फॉर्म में अंदर आती है, मेम्ब्रेन बना के उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेशन के साथ आती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास तो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं, तो वहाँ पे स्टोरेज कैसे होगा चीज़ों का? स्टोरेज कैसे होगा? थोड़ा सोच इस चीज़ को कि दो चीज़ से हम स्टोरेज कर सकते हैं, या तो उसको हम साइटोप्लाज्म में पूरा वो कर दें, घोल दें, उसको पूरा मिक्स कर दें, वो सॉल्युबल हो जाए, सॉल्युबल कर दें। दूसरा क्या है, हम उसको सैंड की तरह यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर करें। तो तू 2 गिलास लियो, जैसे मान लियो 1 गिलास लिया, दूसरा गिलास लिया, दोनों में पानी भर दिया, एक में तू चीनी डाल दे, एक में तू शुगर वो डाल दे, सैंड डाल दे, कौन सा घुल जाएगा, कौन सा गायब हो जाएगा? सर सैंड वाली। मार खाएगा बहुत ज़ोर से, सैंड जाएगा। जो पानी का ग्लास होगा जिसमें शुगर होगी वो डिजोल्व हो जाएगी और सैंड नीचे बैठ जाएगी। तो जगह किसने ज़्यादा ली? समझ रहे? जगह किसने ज़्यादा ली? जगह ज़्यादा ली शुगर ने। शुगर क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके बैठ गया है, और सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गई केवल उतने पार्ट में, तो जगह सैंड ने कम ली। इसी तरह होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में। जब हम चीज़ों को इनसॉल्युबल फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। उसको बोलते हैं इंक्लूजन। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर है। इंक्लूजन बॉडी है स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक, दूसरा क्या है? नो कैसे होती है? ऐसे लेफ्ट ओवर या लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। दूसरा अगला पॉइंट
नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। प्रेजेंट होती है इनसॉल्युबल फॉर्म में, उसको बोलते हैं कॉल्ड ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब इस स्पेस जो है कम यूटिलाइज करते हैं, है ना, ग्रैन्यूल बोलते हैं इसीलिए। अब टाइप्स किससे होते हैं, एग्जांपल लिख ले। सल्फर ग्रैन्यूल्स, सल्फर साफ समझ में आ रहा है, सल्फर स्टोर हो रहा है, सल्फर ग्रैन्यूल्स। फॉस्फोलिपिड ग्रैन्यूल्स या फॉस्फोरस, सॉरी, फॉस्फोरस ग्रैन्यूल्स। साइनोफाइसियन मतलब शुगर, साइनोफाइसियन शुगर नहीं, शुगर नहीं, प्रोटीन, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स मतलब ये क्या स्टोर कर रही है, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं। सल्फर ग्रैन्यूल्स का मतलब सल्फर स्टोर कर रहे हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल ये स्टोर कर रहे हैं शुगर, ग्लाइकोजन, देख ध्यान से, शुगर स्टोर कर रहे हैं। और एक बहुत स्पेशल चीज़, गैस वैक्यूल, ये बॉयंसी प्रोवाइड करेगा फ्लोट करने के लिए पानी के ऊपर, प्रोवाइड बॉयंसी, या बॉयंसी नहीं, हेल्प बैक्टीरिया टू फ्लोट ऑन वाटर। कौन से बैक्टीरिया की सर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो लाइट का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक की एनऑक्सीजेनिक, दोनों, बोथ ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ठीक, एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और एक टाइप का, और क्या कहते हैं उसको, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, लिख ले से, और स्टार्ट कर रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल। लिख ले। यूकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल के सबसे पहले बेसिक फीचर जो होते हैं, लार्ज होता है, साइज में लार्ज होता है, बड़ा होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होता है इसका, और एक एवरेज आरबीसी का अगर देखें तो 7 माइक्रोमीटर तक। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब रिएक्शन करने के लिए अलग अलग स्पेस बने हुए होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चौथा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और अब सेल में कुछ इसमें जो है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, अंदर रिजिडिटी और मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ से वहाँ जाना, सेल के अंदर कई सारे खाना को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना, उसके लिए साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में यही साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सेल पानी के अंदर कहीं बस्ट ना हो या कुछ, है ना, मतलब कुछ टूटे फूटे नहीं कहीं से। ठीक है,
तो इस चीज़ को बेसिक लिख लेते हैं चीज़ें। पहला क्या होता है, लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज कितना बड़ा, 10 से 20 माइक्रोमीटर। एवरेज आरबीसी का कितना है, 7 माइक्रोमीटर। दूसरी चीज़ कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तीसरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। चौथा प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ये देख कुछ ऐसा होता है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट कुछ ऐसा होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर। ये सेल है, ये फ्लैजिला है, और ये कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसा 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 ऐसा। ये क्या है, साइटो स्केलेटल एलिमेंट। ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करें, एनिमल सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। बेसिक सबसे पहला 9th क्लास वाला देख, सेल वॉल प्रेजेंट है इनमें, इनके अंदर एब्सेंट है। इनका वैक्यूल लार्ज है, वैक्यूल इनका लार्ज है, इनका वैक्यूल स्मॉल है, स्मॉल है। इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट है, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट है, इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक, इनमें कितने हो गए, 3 पॉइंट हो गए। हाँ, एक और देख, प्लाज्मिड प्लास्टिड, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट है, खाना बनाने का काम, जो खाना बनाता है, इनमें एब्सेंट है। तो ये कुछ बेसिक सा कंपैरिजन हो गया, इसको देख लो। अब एक एक करके सब चीज़ों को पढ़ते हैं यूकेरियोटिक सेल की, और स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ। देख ले इसे, नोट कर, लिख लिया, डिलीट करें, चल हटा देते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। देख, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, हर लिविंग एनिमल में प्रेजेंट है, हर लिविंग सेल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। और दूसरी बात ये कि इसको लिविंग कंसीडर कर रहे हैं हम। सर ऐसा क्यों, कंसिडर्ड एज लिविंग सेल, एज लिविंग। क्यों, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट से यही इंटरेक्ट कर रहा है, किन्हें आने देना है, किन्हें जाने देना है, किन सेल्स को, वो डिसाइड करता है ये आपका सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर इन ऑल टाइप ऑफ सेल। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है हर सेल में। ठीक, इन ऑल टाइप ऑफ सेल, इन ऑल टाइप ऑफ सेल। ठीक, अब देख, इसकी जो डिस्कवरी हुई और इसके जो है नेचर डिस्कवरी,
इसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने जो है कई अपने अपने मॉडल दिए, जैसे कि डैनियल डेविडसन हो गए और ये सब रॉबर्ट वगैरह है ना, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा है, इसका स्ट्रक्चरल डिस्कवरी है ना, ये सब चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चरल स्टडीज़ की करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की। यहाँ लिख, ओह सर क्या लिख रहे हो जाता है बेटा कभी कभी, देख इधर, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देख सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है, सबसे कैसे बनती है, यहाँ है ग्लिसरॉल की एक मॉलिक्यूल, इधर देखिए ध्यान से पहले इस चीज़ को, CH2OH, CHOH, CHOH, ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल। और ये यहाँ पे है फैटी एसिड की लॉन्ग चेन, और क्या है, एक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन। ये OH और H रिएक्ट करेंगी और पानी निकाल देंगे, रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक, ग्लिसरॉल, यहाँ लिखते हैं फैटी एसिड, ठीक। ऐसे ही दूसरी चेन भी जुड़ जाएगी, ऐसे ही CH2, ये CH, ये, और ये जो लास्ट वाला CH है, CH2, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर पहले, यहाँ से CHOH से इससे आके जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड OH और OH, ठीक है। ये क्या है, अब ये OH H2O निकाल देगा, H2O, ये पानी निकला, और ये बनेगा कैसा, ये हो गई फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करेगा, और ये बनेगा कैसे, कुछ ऐसा बनेगा, और ये दो, एक हो गई फॉस्फोरिक, जो फॉस्फेट होगा ना, फॉस्फोएट, ये हेड में आएगा, हेड में, और ये दोनों लॉन्ग चेन ये ऐसे दिखाएंगे, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे एज टेल, ये ऐसे। तो एक चीज़ तो इससे समझ में आ रहा है, यहाँ फॉस्फेट हो, ये वाटर लविंग है, पोलर और नॉन पोलर, तो हेड जो है वो पोलर हो गया, पोलर, या कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक, और टेल कैसी है, टेल हो गई हाइड्रोफोबिक, ठीक। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो गया, ये हो गई हेड बन गई। ये क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट भी लिख सकते हो, फॉस्फेट आयन, जब OH नहीं होगा तो फॉस्फेट हो जाएगा, ऐसे है तो फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। या मत ही लिखो, कोई उतना यूज़ नहीं, कुछ पूछा नहीं जाएगा, मत ही, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड, समझ में आ रहा है कैसे आपने बोला कि फॉस्फोलिपिड है, सेल कह रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन, ये चीज़ देख ले, इसको समझ ले, ठीक है। लिख ले, आगे पढ़ाते हैं फिर, लिख ले इसे, लिख लिया बेटा, हटाएं इसे, ठीक। अब बेटा मेरी बात सुनिए, जब डिस्कवरी की बात आई, सेल को देखने की बात आई, तो सेल की स्टडी करने की बात आई, तो हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो आराम से दिख जाता है, लेकिन अगर उसकी डिटेल स्टडी करनी हो तो हमें देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। स्टडी से पहले हमें सेल को अगर स्टडी करना है, किसी सेल के मेम्ब्रेन को, तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा।
तो जब ये बात है कि सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सेल थी जिसे हम डिस्ट्रॉय करके स्टडी कर सकते थे वो थी आरबीसी। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि जब आरबीसी को हम तोड़ रहे हैं तो वहाँ पे और कोई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, और कोई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब मेम्ब्रेन हमारे पास केवल एक है। अगर हम किसी और सेल को तोड़ते हैं, उस सेल के अंदर कई सारी ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब देखने को मिलेंगी, और उनको तोड़ते टाइम वो सब भी टूट जाएंगी, जिससे कि स्टडी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि कई चीज़ें मिल जाएंगी, कई सारे चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाएंगी आपस में। इसीलिए हमने आरबीसी को चुना। फिर उसके बाद हमने सेल को कहा कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको जब स्टडी किया तो देखा उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स और लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का जो है सेल मेम्ब्रेन मिक्सचर होता है, और हर अलग अलग टाइप की सेल में प्रोटीन्स, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का जो वेरिएशन होता है वो अलग अलग होता है, वो जो है अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टडी, या इसको हेडिंग डाल दे डिस्कवरी। ठीक, तो हमने क्या देखा कि लिपिड का कॉम्पोजिशन, लेकिन जब हमने आरबी अलग अलग होता है, ठीक है, हमने देख लिया लिपिड और जो है प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। आरबीसी को देखें, अगर हमने तुम्हारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? तुम्हारी एनसीईआरटी आरबीसी के बारे में लिखती है। पहले तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल में, तुम्हारी क्या, मेरी भी एनसीईआरटी बेटा, मेरी भी, हमारी एनसीईआरटी जो कहती है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है लिपिड और प्रोटीन का। आरबीसी के अंदर 40 और 52% होता है, ये कॉम्पोजिशन होता है। 40 और 52% का जो कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी लिखती है वो लिखती है आरबीसी के लिए। और जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 75% प्रोटीन होता है। कैसे सर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसमें प्रोटीन की चैनल वगैरह या प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और ये सब में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखेगी, मेरे विजिबल होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। लेकिन डिटेल स्टडी, बट जो डिटेल स्टडी होगी वो पॉसिबल होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। हमने क्या किया, सेल की स्टडी के लिए या सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए हमने आरबीसी को तोड़ा। हमने क्या किया टू स्टडी मेम्ब्रेन केमिकल स्ट्रक्चर, हमने क्या तोड़ दिया, आरबीसी को तोड़ा। स्ट्रक्चर, वी नीड टू ब्रोक सेल। हमने कौन सा सेल तोड़ दिया, आरबीसी का। सेल तोड़ने के बाद, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई ऑर्गेनेली और नहीं पाई जाती। सेल तोड़ने के बाद हमने ऑब्जर्व किया, तो क्या किया कि यहाँ पे सेल के अंदर देयर आर डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है, किसका? लिपिड और प्रोटीन का। आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है। प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है, और लिपिड होता है 40%। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन होता है
प्रोटीन होता है वो 75%, ड्यू टू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये और एक तुम्हारी एनसीईआरटी का जो मतलब एकदम जहाँ पे पॉइंट लिखा होगा लास्ट में देखना, लिखा होता कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। अब जो है देखो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक तो जो ऐसे लिपिड का जो अरेंजमेंट है, ऐसा लिपिड का जो अरेंजमेंट है, ऐसा 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 ऐसा, एक अंदर तक होंगी प्रोटीन्स और कुछ प्रोटीन्स इसके पेरीफेरी में लगी होंगी। तो जो पेरीफेरी पे लगी होती हैं इनको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, और जो अंदर तक होती है इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, अब इसको डिफाइन बताते हैं क्या होती है। इसको लिखोगे कैसे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, कह सकते हो कैन बी रिमूव्ड इजीली, कैन बी रिमूव्ड इजीली। ठीक, और इंटीग्रल प्रोटीन को लिखते तुम्हारी एनसीईआरटी पार्शियली और फुल्ली बरीड, और फुल्ली बरीड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या लिखती है, चैनल्स एंड रिसेप्टर्स, चैनल्स और रिसेप्टर्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। चैनल, मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स बने होते हैं, इधर बता देता हूँ, ये ऐसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। ठीक, अब इस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ चैनल्स बने होते हैं, कुछ टाइप के बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं चैनल्स के थ्रू कई सारी चीज़ें पास आउट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये चैनल्स इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और अगर मैं बात करूं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल में F0 पार्टिकल में F0 का चैनल होता है और F1 की हेड होती है। हेड क्या होता है, F0 जो चैनल होता है वो फुल्ली बरीड होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, और जो F1 का हेड आता है, F1 का जो हेड आता है वो पेरिफेरल में आ जाता है। यानी कुछ ऐसा देख ले, मैं कहूँगा, या ऐसा देख ले, ऐसा, ये F1 हेड है और ये F0 चैनल। जब ये हेड घूमता है ना, ये हेड ऐसे घूमता है, तभी एटीपी बनती है। ठीक, इतना पॉइंट लिख ले, और कुछ पॉइंट है, और फिर उसके बाद जो मॉडल्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। शिंगर, निकोलसन, डैनियल डेविडसन और रॉबर्टसन के 3 मॉडल जो उन्होंने दिए, उसके बारे में बता के फिर क्लास को आज रोकेंगे। इतने पे हो गया, हटाएं। ठीक, एक चीज़ और जान लेना, जैसे मान ले ये अरेंजमेंट है,
ये अरेंजमेंट, ठीक है। और ये प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन के अरेंजमेंट, और ये प्रोटीन। इस प्रोटीन के ऊपर शुगर की एक चेन बन गई, तो इसको बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर शुगर मतलब ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर शुगर, इसीलिए ऊपर है तो शुगर पहले और प्रोटीन। अब वही अगर इस लिपिड के ऊपर बन गई शुगर की चेन तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये छोटी सी बात, अब स्टार्ट करते हैं मॉडल्स को। मॉडल्स तो 3 मॉडल जो है यहाँ पे मेरे पास है। सबसे पहला है डैनियल डेविडसन का मॉडल। कुछ इसका बस नाम बताऊंगा क्योंकि कुछ आता नहीं खास। डेविडसन, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था। दूसरा जो दिया था वो दिया था रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन, ठीक, रॉबर्टसन ये। और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो था मॉडल वो था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट है, तो दिया था इसे शिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर, अच्छे से नाम लिख दो सर। बिल्कुल लिख देता हूँ, नोट भी तो करना होगा। सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये जो मॉडल है का। और कब दिया था तो 1972 में। मोस्ट एक्सेप्टेड। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि मेम्ब्रेन ना कंप्लीटली लिक्विड है ना कंप्लीटली सॉलिड है। इन्होंने कहा था कि जो फ्लूइड है वो सेमी फ्लूइड है। सेमी फ्लूइड मतलब हल्का सा जमा हुआ। तभी तो तुम एक माइंड सोचो, दिमाग लगाओ कि हल्का सा जमा हुआ है, तभी उस पे प्रोटीन फ्लोट कर रही हैं, या तभी उसके ऊपर प्रोटीन है। एकदम लिक्विड होता तो प्रोटीन तो नीचे बैठ जाती। अगर उसमें प्रोटीन फ्लो कर रही तो इसका मतलब हल्का सा जमा हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो सेमी फ्लूइड है। मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड, ठीक। मेम्ब्रेन जो है वो ओशन की तरह है। इन्होंने कहा, बताया कि मेम्ब्रेन ओशियन की तरह है, और प्रोटीन मेम्ब्रेन में जो लिपिड है, बेसिकली मेम्ब्रेन ओशन का मतलब लिपिड ओशन है, और जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग है। प्रोटीन उस पर तैरते हुए, जो आइसबर्ग जो तैर रहे हैं, ठीक है। इसी और यहाँ प्रोटीन का जो मूवमेंट कैसा है वो लेटरल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक। इस चीज़ को क्या बोला, ये जो सेमी फ्लूइड नेचर है इसको बोला क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो। ये तो बात हो गई मॉडल की, ठीक है। इतनी सी बात, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में, मोस्ट एक्सेप्टेड है। मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड था, इन्होंने बताया। और जो नेक्स्ट बात की किस काम आती है सेल मेम्ब्रेन, तो काम आती है ट्रांसपोर्ट एक बहुत, इसमें जो है एंडोसाइटोसिस वगैरह, मतलब कि पूरा इनगल्फिंग एंडोसाइटोसिस, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसको आप देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, बता दे रहे हैं। और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल
सोडियम पोटेशियम पंप, डिफ्यूजन, जनरल ट्रांसपोर्ट, जो डिफ्यूजन किनका होगा, बिना चैनल के, बिना किसी मदद के, जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होंगी, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होंगी, उनका डिफ्यूजन होगा। ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनका फैसिलेटेड होगा, जो वाटर सॉल्युबल होंगी चीज़ें उनका फैसिलेटेड, यानी कि चैनल, प्रोटीन के चैनल की ज़रूरत होगी। ठीक है, सॉल्युबल ज़रूरत होगी प्रोटीन के चैनल की, रिक्वायर प्रोटीन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन वो कंप्लीट होता है ना। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है, जस्ट जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है कुछ उनको बस डिस्क्राइब किया, ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, मैं नहीं चाहता कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बताऊँ। अगला जो है वो हम सेल वॉल पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको रोकते हैं यहीं पे। ठीक है।